नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पहलगाम से हमारी खास पेशकश लेकर, ये वही पहलगाम है जो ठीक एक महीने पहले दहला था। आतंकियों की कायराना करतूत से यही पहलगाम खून से लाल हुआ था। उसी पहलगाम पर आज खड़े हैं और आज इस खास पेशकश में आपको पहलगाम से लेकर हर एक ब्रेकिंग न्यूज पूरे भारतवर्ष के हम बता रहे हैं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें भारत ने मिट्टी में मिलाया। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुका रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर है, सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये नए भारत का नया स्वरूप है। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। पहलगाम हमले के ठीक एक महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बाड़मेर से हुंकार भरी और दुनिया को बता दिया कि नए भारत की ताकत क्या है। राजस्थान के बीकानेर में उन्होंने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने सिर्फ 22 मिनट में लिया। पीएम ने यह भी कहा कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजा क्या होता है ये पूरी दुनिया देख रही है। आज से करीब एक महीने पहले जहां पर हम खड़े हैं, 22 अप्रैल की दोपहर 2 बजे, ठीक यही वक्त, यही समय, यही दिन, यही तारीख थी। बस महीना बदल गया है। दुनिया भर से लोग धरती के इस जन्नत को देखने के लिए, आप मेरे आसपास तस्वीर देख रहे होंगे। मैं अपने वीजे को कहता हूं कि वो एक बार आपको पहलगाम घाटी की तस्वीर दिखाए, क्यों इसे जन्नत कहा जाता है। दुनिया भर से लोग धरती के इस जन्नत को करीब से निहारने के लिए, अपनी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यहां पहुंचते हैं, लंबी बुकिंग करवाते हैं, तारीखों का इंतजार करते हैं। लेकिन पहलगाम में उस दिन, इसी वादी में जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंची ऊंची चिनार के पेड़ और ये घने जंगल, ये लोगों को लुभाते हैं, पर्यटकों को लुभाते हैं। और 22 अप्रैल को पर्यटक इसी जगह पर परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। लेकिन आतंकियों ने पहलगाम की इसी वादी में हमला कर, बायसरन घाटी जो ठीक मेरे सामने है, वहां पर हमला करके 26 लोगों की जान ली। इस एक महीने में काफी कुछ बदल चुका है। एक ताकतवर भारत की पहचान पूरी दुनिया को हो चुकी है। इस एक महीने में पर्यटकों ने कश्मीर घाटी से मुंह तो मोड़ लिया है, लेकिन ताजा खबर यह है कि कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों के आने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ भारत की सैन्य ताकत का परिचय, नए भारत का नया परिचय दुनिया ने देखा है। भारत ने दिखा दिया है कि अगर आपने छेड़ा तो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। एक महीने बाद पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों को कतरे कतरे का हिसाब चुकाना होगा। यानी कि एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का यह बयान कि उनको कतरे कतरे का हिसाब चुकाना होगा, ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आज चर्चा पहलगाम से इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ, गेस्ट के साथ दर्शकों आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री के बयान पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के उस बयान में कई मैसेज छिपे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब
मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। आइए। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, प्रधानमंत्री किस तरह से ललकारते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा मोदी का दिमाग ठंडा तो रहता है, लेकिन जब खून गर्म होता है, लहू गर्म होता है तो क्या होता है दुनिया देखती है। जो लोग ये कह रहे थे कि पर्यटक मुंह मोड़ लेंगे कश्मीर में, घाटी में, पहलगाम में, मैं उनको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर दिल्ली से कुछ आए हुए लोग, और पीछे देखिए पहलगाम का जो बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर कितने लोग इस वक्त सेल्फी ले रहे हैं। आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लोग इस सिंगल फ्रेम में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये है पहलगाम, जिसने आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं, डिबेट पर जाऊं, लेकिन यहाँ के लोगों की बातचीत, यहाँ के पर्यटकों की बातचीत बतानी बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री पर रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसीन नाम है। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ। तो डर नहीं लग रहा पहलगाम? डर नहीं लग रहा मेरे को, कोई डर नहीं है। मैं पूरी फैमिली लेकर आया हूँ, सारी फैमिली मेरी। अच्छा, 20 आदमी की फैमिली है। कोई 20 लोगों की फैमिली लेकर? जी, 2 गाड़ी आज 22 तारीख है, वही दिन है जिस दिन यहाँ पर पिछले महीने अटैक हुआ था जी। उसके बाद 22 तारीख को यहाँ पर आना जी, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो दिल खोल के आओ, लोग बस जितने भी आना खोल के आओ, कोई डर नहीं है यहाँ पे। बहुत दिक्कत परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है। देखो मैं तो कहता इनका रोजगार खुल जाएगा, टूरिस्ट को आने का मौका दिया है, तो पहलगाम खोल देना चाहिए इन लोगों को। आरो वैली में था, पहले हमें घूमने गिराए, हम इतनी दूर से इतना पैसे लगा का है, अगर हमें बंद मिला तो हमारा पैसा ना जाएगा, बेकार है। तो हम तो कह रहे खोल दे, ये खोल दे हमारे लिए। अब हम इतना पैसा लगा का है, बेहतर वैली, आड़ू वैली बंद है, अगर वो खोल दें तो टूर जो हमारे आए हैं पहलगाम वैली आने पहलगाम में देते हैं, अगर वो 3 पॉइंट भी खुल जाए तो अभी आड़ू वैली और बेताब वैली बंद है, वो सिक्योरिटी जाए तो ये सब लोग वहाँ भी घूम से सारा इनका पैसा हल हो जाए। टूरिस्ट लेकिन दोबारा आने लगे? हाँ इंशाल्लाह आने लगे। ये देखिए पूरी फैमिली मेरी सब आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी मेहरबानी। अगर ये 2-3 पॉइंट खोल दें तो टूरिस्ट और आराम से। थोड़ा सा सिक्योरिटी और वो ये पॉइंट जो जहाँ पे हादसा हुआ, ये नहीं खोलने के कारण यही है कि सरकार कहीं ना कहीं सेफ्टी की तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन अभी जिस तरह सारे हम लोग इंडियन एक साथ हैं, अगर ये खोलें तो ये मुंह तोड़ जवाब उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये माने घटिया हरकत की है। माने ये निहायत ही घटिया हरकत किया है। और वाकई ये कश्मीर घूमने की जगह है। जितनी खूबसूरत कश्मीर, उतना ही ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग, यहाँ के लोग के अखलाक और इनकी बातचीत बहुत कोऑपरेटिव है। आप खुद जब तक नहीं आएंगे, ये कैमरा वो सच्चाई उस वक्त तक नहीं दिखा सकती जब अपने नजरों से देखेंगे आप। भाई साहब ने ये मैंने आकर यहाँ पर हम लोग इस तरह खड़े हैं कि यहाँ एक हादसा हुआ, यहाँ माहौल बिगड़ गया, लेकिन ये करने वाली जो जिन्होंने कम्युनिटी वाले ने किया है इस पर, लेकिन ये लोग अलग लोग हैं, इसकी कम्युनिटी अलग है। ये हम मुसलमान, हिंदू और सिख, ईसाई, ये सारे लोग को कभी अलग नहीं कर सकते। ये हम लोग वापस इस जगह को वापस से गुलजार करके दिखाएं और उनको मुंह तोड़ जवाब दें। जी, बहुत बढ़िया आपने कही। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इस जगह को गुलजार करना इनकी प्राथमिकता है, और हमारी भी कोशिश ये है कि पर्यटक यहाँ से आए और यहाँ पर आए। पर्यटकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, कुछ नहीं, मेरे लिए सब बढ़िया लग रहा। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आपको डर लग रहा, मैंने कहा जी अगर कोई बात है, कुछ लोगों ने मना किया रिश्तेदारों की मत जाओ। किसी ने नहीं मना करा, ये मैं डिसीजन मैंने खुद लिया अपने बच्चों का, सबका। अच्छा, सबसे आगे मैं, जी पहले मैं आ गाऊंगा, पीछे मेरे परिवार है। अच्छा, ये सारा परिवार है मेरे, देखो सारे लगे मैंने चार तरफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एंजॉय कीजिए, और मौसम काफी अच्छा हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर जो है पर्यटकों के बीच में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है, एक जश्न का माहौल बना हुआ है, और पर्यटक उस 22 तारीख को ये मैसेज दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा से पर्यटक यहाँ आकर उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिन आतंकियों ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। अब सीधे पैनल का रुख करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस शो में। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट।
कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो लीडर बीजेपी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। माथुर सर, सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान अभी हमने सुनवाया। प्रधानमंत्री का वो बयान लोगों की कितनी हौसला अफजाई करता है, भारत के नए भारत की नई ताकत को कितना बताता है, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। और एक आर्म्ड ऑफिसर होकर, एक जवान के नजरिए से भारत के प्रधानमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं माथुर सर? विवेक, देखिए, ये जो भारत के प्रधानमंत्री का आज ये भाषण है, ये मेरे ख्याल से जो उन्होंने एक भाषण 21 मिनट का पहले दिया था, उसके बाद ये दूसरा ऐसा भाषण है जो कि पूरे दुनिया में इसका मैसेज गया है। ये जो भाषण है, ये सिर्फ भारतीयों के लिए, सिर्फ भारतीय सेना के लिए या सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव ये लाने की कोशिश करेगा। देखिए, अभी आपको मैं प्रधानमंत्री के काम करने का एक तरीका हमको देखना चाहिए। जब उनको लगा कि अब आवश्यकता ये है कि दोबारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए जम्मू कश्मीर में, तो मेरे ख्याल से ये इतनी सारी कंफ्यूजन के बीच में एक उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग कल या परसों करी थी, जो मीटिंग थी देश के पर्यटन मंत्री और पर्यटन से संबंधित रखने वाले तमाम लोगों के लिए। ये एक बहुत बड़ी मैसेज सेंडिंग मुहिम है, ये बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर मैसेज गया है। उन्होंने कहा 2-3 बातें इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो मैंने देखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि पाकिस्तान को उनकी जगह दिखा दी गई है। पाकिस्तान को ये साफ बता दिया गया है कि टॉक, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं होंगे। आपकी न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग, आप देखिए भारत ने हमला किस पे किया, जो कि एक न्यूक्लियर देश है, पहली बात, और एक न्यूक्लियर देश उसके जफ्फी पाकर के बिल्कुल साथ में मिलकर के बैठा हुआ है। वो 2 न्यूक्लियर देशों के खिलाफ एक साथ जाकर के 150 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर के, चाहे वो नूर खान हो, चाहे वो कोई और सा खान हो, तो पता नहीं कितने बेसिस इनके तबाह और बर्बाद कर दिए। रहमियार खान अभी तक सांसें नहीं ले पा रहा, क्या हालत है उनकी। तो मेरे को लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। दूसरा बहुत बड़ा मैसेज जो था वो ये गया कि उन्होंने आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपने मेरे से पूछा कि एक सैनिक, एक जवान के तौर पे आप क्या समझते हैं, तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन दे दिया जाए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया जाए कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, और फिर आपसे कहा जाए कि यू डू व्हाट यू लाइक। और एग्जैक्टली वही उन्होंने, प्रधानमंत्री ने किया, और उसी का परिणाम है कि 22 तारीख का 22 मिनट में पूरा बदला ले लिया गया। दूसरी बात, तीसरी बात जो थी कि जो उन्होंने कहा था, एक बात और बताई थी कि जो एयरबेस, जहां उन्होंने कहा था कि नाल एयरबेस को हमने तबाह कर दिया है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा वो था, वो दोबारा वहीं गए, पहले वो आदमपुर गए, फिर आप नाल जा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है कि जहां आप झूठ फैला रहे हैं का प्रयास कर रहे हैं, उन जगहों से जाकर के मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल इस प्रकार का कोई कुछ नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा मकसद, आपको मैं एक बात बताता हूं विवेक, आप वहां आज पहलगांव में हैं, मैं पहलगांव में सर्विस कर चुका हूं। ये पहलगांव का ये जो महीना है, परीक्षाएं अभी खत्म हुई हैं, गर्मियों का मौसम है, पूरा भारत ये कश्मीर की तरफ, पहलगांव, गुलमर्ग की तरफ दौड़ता है इस टाइम पर। ये इतना अच्छे टाइमिंग के साथ उन्होंने ये हमला किया ताकि वो जो पीक सीजन है टूरिज्म का, उस पीक सीजन को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का इनका आइडिया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप भी वहां हैं और आपने कुछ और टूरिस्ट से मिलवाया है। लेकिन ये बात मैं मानता हूं कि अब जो प्रधानमंत्री का प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि जो 48 लोकेशंस हमने बंद करी हैं, देखिए अगर उनमें से कुछ धीरे धीरे करके 1-2-4 लोकेशंस हम टूरिस्ट के लिए खोलते चले जाएंगे, तभी तो कहीं जाकर के लोगों को ये लगना शुरू होगा कि हालात जो है वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो आने वाला समय देखेगा कि हम धीरे धीरे, अब जैसे यही आपके जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमारे रिस्टोर हो रहे हैं। और मैं कैमरे की नजर से, माथुर सर, चूंकि आप पहलगाम में नहीं है, हमारे पैनलिस्ट पहलगाम में नहीं है, लेकिन मैं कैमरे की नजर से, मैं पीसीआर को बोलूंगा जरा फुल स्क्रीन विजुअल ले, और मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहता हूं। जो बात टूरिस्टों की आपने की, तो मैंने सोचा मैं दिखाई दूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं अपने विजय सुनील को बोलूंगा कि वो कैमरे की नजर से दिखाएं कि पर्यटक अभी भी यहाँ पर जो है वो, ये फर्स्ट पॉइंट है पहलगाम का जहाँ से टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ नीचे जो है वैली में यहाँ पर जाते हैं, फिर
ये जो नदी है जनाब, यहाँ पर बैठकर काफ़ी देर तक समय बिताते हैं। और ये भीड़ अभी थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी देर पहले काफ़ी भीड़ थी। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होगा ये भीड़ और बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पर लोग धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे। तो ये देखिए पर्यटक किस तरह से आ रहे हैं। कहाँ से आए सर आप? हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए। आप कहाँ से आए? जी बॉम्बे से आए। आप मुंबई से आए, आप हैदराबाद से आए। हैदराबाद से। कैसा लगा इधर आके? बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए। जो लोग डर रहे हैं उनको डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और क्या कहेंगे बाकी पर्यटकों के लिए? हर किसी को आना चाहिए। अब जब से ये अटैक हुआ है कोई आने को रेडी नहीं है। हाँ। आए तो यहाँ का मौसम देखेंगे, यहाँ के कुदरत का निजाम देखे तो सबको समझ में आएंगे कि क्या चीज है इधर। तो आने से ही आतंकियों को जवाब मिलेगा क्या? हाँ, फिर जैसे हर कोई आ रहे नहीं तो हर कोई डर रहा है। डरने की जरूरत नहीं है भाई, जो हो गया हो गया। अब आने का इधर आए तो मजा आएगा। देखो क्या है कश्मीर किसको बोलते। और जवाब भी इसी तरह से दिया जा सकता है जब आप पर्यटक उनको आएंगे तो। पलट के मालूम पड़ेगा कि भाई जितना भी तुम जुल्म करेंगे उससे हम ज्यादा ठहरेंगे आगे। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे आप? जी नहीं आना चाहिए लोगों को। हाँ आना चाहिए, बहुत जरूरी आना चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है इधर आके। आप कहाँ से आए? हैदराबाद से है भाई। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, आ सकते हैं सब लोग। तो यहाँ पर लोग आएंगे तभी उन आतंकियों को जवाब मिलेगा। हाँ जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा जवाब। आएंगे तो पूरी पब्लिक आएंगे तो बराबर जवाब मिलेगा लोग को। बिल्कुल मिलेगा जवाब और बराबर जवाब मिलेगा। ये है यहाँ के लोगों की स्पिरिट, ये है यहाँ के लोगों की एक हर एक हिंदुस्तानी की ताकत, जो अभी आपने सुना। दोबारा वापस डिबेट में लौटते हैं। सीधे चलते हैं यूके देवनाथ सर के पास। यूके देवनाथ सर, यहाँ के हिंदुस्तानियों की स्पिरिट और प्रधानमंत्री का बयान, आज उसी 22 तारीख को एक करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जिन्होंने यहाँ की शांति से खेलने की कोशिश की और भारत के सिंदूर से खेलने की कोशिश की। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जो आज बयान दिया नाल में हमारा एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। और मैं बताता हूं कि जो उन्होंने कहा वो 140 करोड़ देशवासियों की दिल की धड़कन थी। जैसा कि जनरल माथुर ने भी कहा, पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने नाल पर बहुत हमले कर दिए, तबाह कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने काफी सारे ड्रोन्स और यूएवीज नाल की तरफ भेजे थे, लेकिन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उन सबको मार गिराया। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि पहलगांव में आतंकवादी हमला करने के बाद पाकिस्तान ने दो चीजें सोची थी हो जाएंगी। एक, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो भी शायद बगावत में खड़े हो जाएंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि अब जम्मू कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़े हो गए हैं और हिंदुस्तान के लोग भी अब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। जैसा आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि में, पहलगांव में ऑलरेडी टूरिस्ट जाने शुरू हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप जाइए, पहलगांव में जाइए। सुरक्षा व्यवस्था वहां फिर से चाक चौबंद हो गई है। आस्ते आस्ते जितने दूसरे पहलगांव में टूरिस्ट स्पॉट हैं सब खुलने शुरू हो गए हैं। कोई भी भय का माहौल नहीं है। वहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है, वहाँ के जो कैब हैं, वहाँ के जो घोड़े वाले हैं, सब आपके मित्र हैं। बीच बीच में आपको कुछ इस तरह की खबरें आएंगी कि शायद पहलगांव में माहौल सही नहीं है, उस पर यकीन मत करिए। चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो या इंडियन आर्मी की आरआर बटालियन हो, सब लोग बहुत मुस्तैदी से काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहाड़ों की जो ऊंचाइयां हैं, पहाड़ों के ऊपर जो पगडंडियां हैं, कच्चे रास्ते हैं, सबको अब आर्मी ने डेली पेट्रोलिंग, सुबह शाम रात को पेट्रोलिंग करके डोमिनेट कर लिया है। तो देश भर के लोगों से मेरी यही आशा है, उम्मीद है, विनती है कि आप कश्मीर जाना फिर से शुरू कीजिए। यही पाकिस्तान के मुंह पर हमारी तरफ से एक कड़ा तमाचा होगा। बिल्कुल सही बात है और मैं आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और जो तस्वीर मैं यहाँ से लगातार दर्शकों को दिखा रहा हूं, उस तस्वीर के जरिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पर्यटक टूरिस्ट जो हैं वो वापस यहाँ पर आने लग गए हैं और यही जवाब जो है वो जवाब उन आतंकियों का है और उन आतंकियों के गाल पर करारा तमाचा। बाकी पीएम मोदी ने और भारत ने आतंकियों का और आतंकिस्तान का इलाज तो कर ही दिया है। हमारे साथ कमांडर चक्रपाणी जी, उसके बाद नीति जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमांडर चक्रपाणी जी, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के बयान को? और जो तस्वीरें मैंने अभी आपको यहाँ से दिखाई हैं, दोनों को अगर मिलाएं तो आतंकिस्तान और उनके जो मंसूबे दोनों घुटने पर हैं। विवेक जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपने और सबसे पहले तो अनुज जय हिंद सर, जय भारत। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सटीक कहा है कि ये जो हुआ है हमला पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था, ये कभी ना भूलिएगा। तो ये जब हमला हुआ है, इसके लिए हमारे पास
सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका हमारे मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स होना चाहिए। उस एक मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्स में सबसे पहला डायमेंशन आता है आर्मी का, मिलिट्री का। मिलिट्री का एक्शन हो चुका है, मिलिट्री ने उनको मजा चखा दिया है, मिलिट्री ने उनको छठी का दूध याद दिला दिया है। अब आता है दूसरा एक्शन, वो एक्शन जो करते हैं डिप्लोमेसी की तरफ से। वहां पे भी देखिए मल्टी पार्टी के लोग जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जाएंगे, बताएंगे कि आतंकिस्तान क्या है। वहां पे रोना नहीं रोएंगे, बताएंगे देखिए हमने क्या किया है ताकि ये आतंक वापस ना आए। एक और डायमेंशन आता है पब्लिक का, ठीक है, वो पब्लिक है जो आपके पीछे अभी चहलकदमी कर रही है, जो आपके माध्यम से हम सबको बता रही है कि हमको डर नहीं है। ये नहीं कि जैसे इमरान खान ने कहा था अब आपको देखिए आपको डरना नहीं है, ये हकीकत में हम दिखा रहे हैं हमें डर नहीं है। चौथा आता है लीडरशिप का। लीडरशिप वही है जो प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं कि हमने 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया है। हमने सारी की सारी तैयारियां वो सब कर रहे हैं हम, ताकि हम अपने देशवासियों को सुरक्षित रख सके। ये मत भूलिए एक युद्ध चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अभिमन्यु भी ना आ पाए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री के लीडरशिप में ना ही हम चक्रव्यूह के अंदर गए, हमने चक्रव्यूह को डिस्ट्रॉय किया, पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया और हम वापस आ गए। यहाँ तक कि हमारी इकोनॉमी सुरक्षित है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है, हमारी डिप्लोमेसी सुरक्षित है और हमारा मिलिट्री जो है वो नंबर 1 पे आ गई है। किसी भी डायमेंशन से आप देखिए हम नंबर 1 पे है। ये हमने किया है। अब हमारे पास आगे जाने के लिए है आधा फ्रंट, जो हमने बात करना है वो मैं अगली बार में बोलूंगा। अभी यहाँ तक जी ठीक है चक्रपाणी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि चक्रव्यूह में जाना आसान होता है लेकिन चक्रव्यूह में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जो चक्रव्यूह ये रचा गया था पाकिस्तान वाया चीन और वाया टेररिज्म, उससे न सिर्फ भारत वापस आया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, बल्कि एक करारा जवाब दिया हमने हर एक एंड पर। कुछ बातें स्ट्रेटेजिक होती हैं, कुछ बातें सरकारों तक सीमित रहती हैं, कुछ जो नीतियां कुछ पॉलिसीज होती हैं वो सरकारों तक सीमित रहती हैं, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाए। लेकिन जितनी भी बातें आ पाई और जितना मैंने समझा, जितना मैंने इसको एनालिसिस किया, रिसर्च किया, स्टडी की, उससे हमने एक फ्रंट पे नहीं, हमने दर्जनों फ्रंट पर जीत हासिल की है और एक नए भारत का उदय हुआ है, एक बहुत ताकतवर भारत का उदय इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान को समझने के लिए सीधे चलते हैं नीति जी के पास। नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीति जी, प्रधानमंत्री के बयान को अगर उन्होंने तो काफी सरल भाषा में समझाया, लेकिन आज जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया कि सिंदूर बारूद बन जाता है, मोदी का खून भी गर्म होता है, 22 तारीख के हमले का जवाब 22 मिनट में दिया, इस तरह की सख्त भाषा शैली प्रधानमंत्री की इससे पहले नहीं सुनी गई। और ये भी कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। ये मैसेज बहुत क्लियर है। नमस्कार विवेक जी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद की सेना। आज भारत ने देखा कि जब एक मजबूत नेतृत्व देश के पास होता है तो चक्रव्यूह में जाना तो आसान होता है, वहां से निकलना मुश्किल होता है, लेकिन चक्रव्यूह की संरक्षण करना वो कितना कूटनीति की तरह से भारत के इस नेतृत्व ने करके दिखाया है, ये विश्व आज उसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देख रहा है। डिप्लोमेटिक तरीके से सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को हमने जो खत्म किया, भारत के एक एक्शन जो पूर्व में हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो नोटबंदी हुई, जो उग्रवाद कहीं ना कहीं दशकों से भारत इसकी पीड़ा से गुजर रहा था, उसको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया नोटबंदी के बाद, और आज इंडस वाटर ट्रीटी के बाद कैसे इकोनॉमिक तौर पे जो पाकिस्तान आटे आटे को मजबूर था, आज पानी पानी को तरस रहा है, उसकी कमर तोड़ दी। दूसरी डिप्लोमेटिक नीति करी कि जो भी यहाँ के वीजा थे वो कैंसिल करे। आज भारत के अंदर कितने जासूस पकड़े जा रहे हैं, कितने स्लीपर सेल्स पकड़े जा रहे हैं, कितने अधिकारी जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पाकिस्तान ISI के एजेंट बन के यहाँ पे बैठे हुए, तो उनको डिकोड किया जा रहा है। और सबसे ऊपर डिप्लोमेटिक तरीके से जिस प्रकार से 7 डेलीगेशन जा रही हैं अलग अलग
देशों में वो भारत का पक्ष रख रही है, किस प्रकार से एक नेगेटिव नैरेटिव के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ा। और आज आर्मी, जैसे मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ ने कहा, इस विश्व की चौथी नहीं, आज सर्वोपरि सर्वप्रथम आर्मी बन चुकी है, क्योंकि आर्मी जो है, जो सिंदूर है, वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस सिंदूर से हमारी आर्मी के माथे पे जो तिलक का विजय तिलक सजाया है, उसकी आज जो शौर्य है, वीरता है, वो पूरा विश्व देख रहा है। किस प्रकार से हमारी प्रिसाइज एयर डिफेंस सिस्टम, प्रिसाइज अटैक, और उसके ऊपर जो हमारी सेल्फ वेपनरीज हैं, जो हमारी इंडिजिनियस वेपन्स हैं, आर्मी के शौर्य के साथ साथ आर्मी की लॉजिस्टिक और वेपनरीज को जिस प्रकार से शोध के साथ आगे बढ़ा के ब्रह्मोस मिसाइल और अलग अलग हमारे वेपन्स के थ्रू विश्व ने देखा है कि केवल 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने टिका दिया। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि पूरे विश्व में जो उग्रवाद का केंद्र है वो और उसकी सरकार को एक ही पटल पे रख के जो मोदी जी ने एक नेतृत्व दिया। आज से पूर्व सरकारें टेरर के साथ पीस की वार्ताएं करती थी, लेकिन क्लियर मैसेज, टेरर के साथ ना तो टॉक्स होगी ना तो ट्रेड होगा। और जो न्यूक्लियर देश, आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि किसी न्यूक्लियर देश के साथ वॉर फ्रंट में जाने का। और वॉर जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक लेवल पे, आज सोशल लेवल पे। आप देखिए, जिस पाकिस्तान का मंसूबा था कि एक धर्म को पूछ के भारत के अंदर धर्म को किस प्रकार से भारत को तोड़ना, विभाजन करना, वही भारत ने ताकत दिखाई कि आज भारत की जनता, 140 करोड़ की जनता भी मोदी जी के नेतृत्व के साथ नतमस्तक है। और आज कैसे आप देख रहे हैं कि ना जो जम्मू और कश्मीर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद कहीं ना कहीं विकास पथ पे आगे बढ़ रहा था, उसकी विकास धारा को ना रोकते हुए देश की जनता ने भी पूर्ण रूप से सहयोग दिया। तो ये नमन है उस नेतृत्व को कि जो मल्टी डायमेंशनल लेवल पे भारत को इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली उसका रूप पूरे विश्व को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और उसके बाद भी देखिए किस प्रकार से ऑपोजिशन के साथ ज्वाइंट बैठ के करके एक एक चीज को बहुत प्रिसाइज तरीके से प्लान आउट किया गया। तो आज भारत की फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी, डिप्लोमेसी, आर्मी, डिफेंस, अगर इकोनॉमिक लेवल पे जो भारत एक काफी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वॉर में घुसना जिस प्रकार से मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं आसान है, निकलना मुश्किल है। आज देश प्रगति के पथ पर है, कहीं ना कहीं चाइना का विकल्प बन के सामने आ रहा है विश्व कहाँ के निकल तल पर। पाया? ना तो हर रशिया चीजों निकल को पाया यूक्रेन के साथ, ना इजराइल निकल पाया है फिलिस्तीन के साथ, कोई नहीं निकल पा रहा ना। दिक्कत तो यही है, रशिया ने कितना नुकसान करा लिया अपना। यूक्रेन के पीछे आप देखिए कि पूरी तरीके से यूएस खड़ा था, और यूएस के दम पर और यूरोपियन कंट्रीज के दम पर। जी विवेक जी, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं कि हम उन देशों के हाथ के पपेट नहीं बन सकते जिनका काम ही है कि किस तरीके से वेपनरी के थ्रू अपने बिजनेस को टारगेट करना। भारत की जो ग्रोथ है उसको हमने नहीं रोकना है, साथ साथ हमको अपने डिफेंस सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना है। और हमने कह के बोला है कि हम टेरर पे अटैक कर रहे हैं, किसी देश की जनता को अटैक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत होनी थी जी। लेकिन जिस चक्रव्यूह की बात हो रही है जी, मैं दर्शकों के लिए इसे थोड़ा सा आसान कर देता हूं। फिर कर्नल मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका भी, उनके पास जाएंगे। चक्रव्यूह की बात जो हो रही है, ये चक्रव्यूह ही तो था। आप चाइना को देखिए, चाइना ने पूरी तैयारी कर ली थी। 81% जो आर्म्स है वो चाइना सप्लाई करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बड़ा फंड देता है चाइना। चाइना के सपोर्ट से भारत के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया, और ये जंग वो चाइना की तरफ से पाकिस्तान के जरिए थोपने की कोशिश की जा रही थी। चीन चाहता था कि हम जंग में जाएं, जिससे कि हम 10 साल पीछे चले जाएं, कश्मीर में पर्यटन खत्म हो जाए, कश्मीर के लोग जो है वो रोटी रोटी को मोहताज हो जाएं। चीन चाहता था कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ जाए, इकोनॉमी पिछड़ जाए, हमारी जो डेवलपमेंट जारी है, हमारी जो जीडीपी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जीडीपी है वो स्लो डाउन हो जाए। ये सब कुछ चाइना चाहता था, और मैसिव फंडिंग करता पाकिस्तान को। क्योंकि आपने बयान भी सुना होगा कि उसने लगातार कहा कि इस बात में मध्यस्थता होनी चाहिए, पाकिस्तान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। कभी भी उसे खुलकर आतंकवाद का विरोध नहीं किया, यहां तक कि वो यूएन में भी जाकर आतंकवाद के सपोर्ट में वोट करता है, वीटो का इस्तेमाल करता है। तो चीन तो चाहता था कि हम वॉर में जाएं। तो ये सीजफायर भी इसका एक बड़ा टेक अवे रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, इसको भी हमें समझना होगा। लेकिन इस वक्त माफ कीजिएगा, कर्नल मनोज कुमार जी के पास जा रहा हूं। मनोज सर, प्रधानमंत्री के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? आज जो भी प्रधानमंत्री ने कहा है, उस तरह की भाषा आतंक के लिए, आतंकिस्तान के लिए, और प्रधानमंत्री का वो रौद्र रूप मैंने पहली बार देखा है।
देखिए, जो उन्होंने जो भी आज वक्तव्य दिया वो कोई बहुत नया नहीं था। उन्होंने उसको खाली और स्ट्रेंथन किया है। एंड एक चीज बताऊं कि ये आज हम लोग सब लोग सक्सेस को, जो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें सक्सेस जो हम लोग को मिली, सफलता मिली, उसका हम लोग कर रहे हैं गुणगान। लेकिन प्लानिंग सबसे मुश्किल होती है और उसके बहुत प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जिस प्रकार से हमने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया वो काबिले तारीफ है, और उसके लिए प्लानिंग और हमारी लीडरशिप सबको सब बधाई के पात्र है, और सेना तो है ही ऑफ कोर्स। लेकिन 2-3 और बातें जो उन्होंने हाईलाइट की वो बहुत जरूरी हैं, जो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा उस पर टच भी किया है। एक तो फंडिंग बिल्कुल रोक दी जाएगी, हर पहलू इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान को पैसे से मोहताज रखा जाएगा। दूसरा, उन्होंने बोला स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की बात नहीं होगी। अगर कोई टेररिस्ट वहां पे कोई हमारे यहाँ कुछ कार्रवाई होती है तो उसको हम स्टेट का ही एक फंक्शन मानेंगे। वो बहुत बड़ा एक बदलाव है। तीसरा, जिस प्रकार से उन्होंने पानी को रोककर जो स्थितियां बनाई है उसके कारण बहुत बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी और पंजाब में भी सब जगह उसके खिलाफ लोगों का रोष निकल पड़ा है। और इन सब के बावजूद अभी भी हमें चेत के रहना चाहिए। जिस प्रकार का नैरेटिव पाकिस्तान में झूठ की बिना पर चलाया जा रहा है, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और मीडिया सेंसरशिप जो जिस प्रकार है, तो उसके लिए हमें अभी भी सतर्क रहना है। और जिस तरह से आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया, खुद उन्होंने छीन के वो ले लिया तमगा, तो वो बहुत दुखदाई हो सकता है हमारे लिए अगर हम लोग प्लानिंग में थोड़ा भी हम लोग नरमी बरतेंगे। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। आगे भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे पास, और जो रोल ईरान प्ले कर रहा है, कि ईरान की दिक्कत यह है कि वो दोनों देशों को साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर चीन का दबाव है, वो पाकिस्तान की तरफ उनको टिल्ट करना चाहता है। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर उसकी चाइना के ऊपर उसकी निर्भरता अभी काफी बढ़ गई है, क्योंकि उसको तेल काफी मात्रा में ईरान ने देने का वादा किया है। तो इस तरह की जो पूरी भौगोलिक स्थितियां हैं, उसके अलावा देखिए यूएस ने क्या किया। पिछले एक हफ्ते के दौरान पता लगा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के मिनरल्स के वास्ते कुछ बातचीत की है यहाँ पर पाकिस्तान के सियासी लोगों के साथ। और ये भी समझना चाहिए ये हाइब्रिड सरकार है, इसमें मिलिट्री का ज्यादा योगदान है। इस सरकार में केवल ये मुखौटा है तो सिविलियन सरकार, डिसीजन सारे मिलिट्री ले रही है, ये आपको साफ दिख रहा है। और जो वहां पे स्थितियां हैं लोगों के सामने उजागर नहीं हो पा रही हैं, जिस प्रकार का एक नैरेटिव और मिस इन्फॉर्मेशन चलाया जा रहा है। अभी मैं एक ISI के चीफ का एक वो इंटरव्यू देख रहा था, किस प्रकार से वो झूठ बोलने में माहिर है, वो मतलब देखने वाली चीज है। शरेआम झूठ बोलते हैं, और इसीलिए हमारे जितने लीडर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, जहां वो तो ठीक है सर, लेकिन कर्नल साहब इनके पीछे पैसा कितना पंप हो रहा है? वेस्टर्न मीडिया को चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज सरकार की तरफ से बहुत हैवी फंड किया जाता है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अगर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया चला रहा है तो इसके पीछे प्योर फंडिंग है। क्यों पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? क्यों भारत का पक्ष नहीं देखा या सुना कम जा रहा है? इसके पीछे साफ सीधी सी बात है, उन हाउसेज को, जबकि सैटेलाइट इमेजेस सामने आ चुकी हैं, भारत की जो स्टेशन है वहां की सैटेलाइट इमेजेस सामने आ चुकी हैं, दूध का दूध पानी का पानी है, फिर भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके पीछे साफ है कि भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं है सर। यस, ठीक, बिल्कुल यही कह रहा हूं कि अभी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस प्रकार से हमने प्रगति की है और एक रीजनल पावर की तरह हम लोग उभर के आए हैं, तो वो किसी को मंजूर नहीं है हमारे क्षेत्र में। देखिए बांग्लादेश भी किस तरह से हमारे चाइना के साथ मिलकर हमारे खिलाफ बॉर्डर से 20-30-40 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट वहां पर रंगपुर जो उनका एक प्रोविंस है उसमें बनाने की कोशिश कर। ये सब हमें देख के सबको होलिस्टिक पिक्चर अगर देखेंगे तो हमारे चारों तरफ कई देश मिलकर शिकंजा बना रहे हैं। जी मेजर जनरल अनुज माथुर कुछ कहना चाह रहे हैं। माथुर सर क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं काफी देर से कुछ कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ। जो सुदर्शन ने कहा कि तकरीर में जाना आसान है और निकलना मुश्किल है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये भारत है जिसको ये पता है कि युद्ध कब शुरू करना है और उसको ये भी पता है कि युद्ध कब खत्म करना है। ये वो भारत है जिसको ये पता है कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है और कैसे उससे बाहर निकल के आना है। ये अभिमन्यु नहीं है, ये अर्जुन है।
जो सब जानता है, पहली बात। दूसरी बात जो कि आप बता रहे हैं कि यूक्रेन नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, हमने कर दिया, हमने अपना एम अचीव कर लिया। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने एक इतना जबरदस्त मैसेज, मैं उसको एक लाइन में बताना चाहता हूं क्या मैसेज किया है हमारा। उन्होंने हमारी स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी इन फील्ड्स में, इंटेलिजेंस, मिलिट्री प्रोवेस, इंडिजिनस मिलिट्री पावर, एयर पावर और नेवल माइट, इन तमाम चीजों में कि एक स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी इस भाषण में, और वो जो 21 मिनट का भाषण था, इन 2 भाषणों में मिला करके प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने ला करके रख दिया। तो ये बिल्कुल साफ बिल्कुल है। और शायद वो कह रहे थे कि ये वही बात कह रहे हैं, लेकिन वो बात कहने का तरीका होता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस भाषा, टोन, टेनर एंड कंटेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री के आज के भाषण का रहा है, ये वो बहुत गजब। ये ने मैंने बताया कि इट हैज ब्रॉट टू द फोर स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद क्या होता है, ये कई दफा हमने बात करी है, मैंने बताया आपको कि ये जो वॉर्स होती हैं वो हमेशा 3 फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं। हमने उन तीनों फ्रंट्स पे पाकिस्तान को मात दी है। डिप्लोमेसी की बात कर रही थी वो बीजेपी की जो नेत्री हैं, मैं और बताता हूं आपको डिप्लोमेसी की विक्ट्री कहां थी। देखिए, सिवाय तुर्की के कोई भी 7 तारीख को एक भी देश दुनिया का पाकिस्तान के साथ नहीं होता था। ये होती है डिप्लोमेटिक विक्ट्री, चीन को शामिल करके। चीन ने भी ये कहा था कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद बात सही नहीं है। उसके बाद वो अपने इंटरेस्ट के लिए पलटी खा करके उनकी तरफ आए, लेकिन ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। इकोनॉमिक वॉरफेयर, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने उनको बुरी तरह से पछाड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये उभर करके आई है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये जब हो जाता है तो अब पाकिस्तान 500 बार सोचेगा कुछ भी इस प्रकार का काम करने के लिए। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि हम अपना गार्ड डाउन कर दें और हम पाकिस्तान पे विश्वास करना शुरू कर दें। पाकिस्तान विश्वास करने योग्य है ही नहीं। अब एक कहीं पर एक असीम मुनीर की बात चली थी। देखिए, मैं आपको बताऊं असीम मुनीर को क्यों बनाया गया है फील्ड मार्शल। उसकी वजह यह है कि उनकी सेना हारी है। क्योंकि उनकी सेना हारी है तो कहीं अवाम का जो अपनी सेना के ऊपर जो विश्वास है वो ना खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने उस सेना को, जिसको करारी मात हुई, उसके सेना नायक को प्रमोशन दिया, जिससे कि एक मैसेज अपने अवाम में भेजने की कोशिश की है कि क्योंकि हमने ये युद्ध जीता इसलिए हमने असीम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन अब जो परिस्थिति है वो उनके लोग जानते हैं, उनके अवाम इसको अच्छी तरह से समझ चुकी है। लेकिन इनको फील्ड मार्शल बनाने का एक मकसद ये भी था कि वो अपनी जो अवाम को बताना चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से पूरे पाकिस्तान में आज क्या है, सिंध देखिए जल रहा है, बलोचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, पीओजेके में आवाजें उठ रही हैं, पीओजेके से लोगों को उठा के गायब किया जा रहा है, और गिलगिट बाल्टिस्तान से उन्होंने पानी के बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी है। ये तमाम चीजें जो हैं ये आपको, और उसके अलावा हमारा उनको खौफ, ये खौफ है। ताकि बताता हूं विवेक, ये खौफ क्यों है। ये खौफ होने की 2 इंपॉर्टेंट वजह हैं। एक हमारी बहुत पावरफुल राजनीतिक इच्छा शक्ति, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, और दूसरी बात है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री कैपेबिलिटी, और जिसका कि 80% इंडिजिनस है। माथुर सर, कुछ लोग हैं हमारे साथ, मैं उनसे बातचीत करता हूं। और कुछ टूरिस्ट यहाँ पर मुंबई से आए हुए हैं। सर प्लीज आइए जी। काफी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? मुंबई से आए हैं। क्या नाम है आपका? राजू यादव। क्यों आपने पहलगाम ही सेलेक्ट किया, और टिकट्स कब करवाई थी? टिकट्स तो अभी 7-8 दिन पहले ही करवाई थी, बट अभी 19 मई से हम श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और अभी पहलगाम आ गए। हमारा नाइट भी आज पहलगाम में ही है। अच्छा, तो पहलगाम ही क्यों चुना आपने? बस पहलगाम में आना चाहते थे, लोगों से मतलब डर का माहौल दूर करना चाहते हैं बस। वेरी नाइस। तो देखिए, कह रहे हैं डर का माहौल दूर करना चाहते हैं। मैम प्लीज आइए बातचीत करने के लिए। तो ये आप लोगों ने हर एक हिंदुस्तानी ने एक जिम्मा उठाया हुआ है कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अगर सेना फ्रंट पे लड़ रही है तो हम पहलगाम आकर ये लड़ाई लड़ सकते हैं। कुछ दिखाना चाहते हैं कि सामने आओ और देखो, सामने से देखो जो लोग बोल रहे हैं कि सही है या नहीं,
देखो खुद से, ऐसा कुछ नहीं। मुझे हमें तो अभी तक तो सेफ लग रहा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली बोलती हूँ आओ और देखो यहाँ का माहौल कैसा है। बिल्कुल नहीं, अगर सेना फ्रंट पे लड़ रही है तो हम तो ये लड़ाई लड़ सकते हैं यहाँ पहलगाम आकर। पहलगाम आकर देख सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नासिर है, मैं मुंबई से आया हूँ। अच्छा। और पहलगाम आना का मकसद ये है कि हमें भी एक मुंहतोड़ जवाब देना है कि हम डरते नहीं हैं, हम सेना के साथ हैं। और यहाँ के जो कश्मीरी हैं वो भी बहुत सपोर्टिव है, यहाँ पे कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। और ये जो है ना पहलगाम आने का हमारा यही मकसद है कि हम डरे नहीं हैं, हम सेना फ्रंट पे है तो हम भी सेना के पीछे खड़े हैं। जी जी। बाकी हिंदुस्तानी को क्या कहना चाहेंगे एज अ टूरिस्ट? हम यही कहेंगे कि हम एक साथ एकजुट रहना है और ऐसी जो भी परिस्थिति आती है तो उसमें हमें एक साथ रहना है और इसी तरह हमको डरना नहीं है, हमको आना है, मजबूती के साथ मजबूत खड़ा रहना है हमें। जी। ये देखिए टूरिस्ट कुछ आए हुए हैं मुंबई से, कुछ दिल्ली से, कुछ अलग अलग, कुछ हैदराबाद से लोग आए थे, कुछ केरल के टूरिस्ट से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम पहलगाम आकर मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और यही हमारा एक हिंदुस्तानी का जवाब उन आतंकियों को हो सकता है। यूके देवनाथ सर कुछ कहना चाह रहे हैं। यूके देवनाथ जी। मैं बहुत भाग्यशाली था कि 1980 से 1984 तक मैं कश्मीर में था और मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरी शादी भी श्रीनगर में रहती हुई। तो जो सब एरिया आप दिखा रहे हैं वहां पर मैं हनीमून के टाइम में घूम चुका था। मैं आपको, दर्शकों को और भारतवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के बाशिंदे जो हैं बेहतरीन होते हैं, बहुत ही नरम स्वभाव के होते हैं। आप कश्मीर में दूर दराज के गांव में भी जाएंगे तो आप देखेंगे गांव वाले, उनके परिवारजन आपका और आपके परिवार के लोगों का खुलकर तहे दिल से वेलकम करते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, जो एक छोटा सा बच्चा कुछ कहने के लिए आया हुआ है। देवनाथ सर एक सेकंड वेट कीजिएगा। एक छोटा बच्चा कुछ कहने के लिए आया। क्या नाम है आपका? रियांश राजू जादव। क्या कहना चाहते हैं? आई लाइक पहलगाम। यू लाइक पहलगाम? आपको पहलगाम अच्छा लगा? हाँ। आप बार बार आना चाहते हैं? इतने बार नहीं आ सकता हूँ मैं। अच्छा, इतने बार नहीं आ सकते, लेकिन आपको अच्छा लगा। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी पहलगाम घूमने के लिए आ रहे हैं और यही हर एक हिंदुस्तानी का जवाब होना चाहिए। कर्नल मनोज कुमार, योगी देवनाथ सर आप पूरा कर लीजिए, फिर कर्नल मनोज कुमार और नीति जी के पास जा रहा हूँ। जी हाँ, जो इस बच्चे ने कहा वो हम सब की भावना है। आज अगर हम सब ये सोच लें कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीर के लोग भी हमारे हैं और धारा 370 के हटने के बाद तो कश्मीर के लोग हमारे बराबर ही हो गए हैं। उनको सारे वो अधिकार मिल गए हैं जो कि भारत के किसी और सिटीजन को दिए गए हैं। इस बच्चे ने जो कहा वो मेरे दिल की बात छू ली कि वह भी चाहता है कि कश्मीर कितना अच्छा जगह है। मैं भारतीयों से कहना चाहता हूं कि जाइए, देखिए, कश्मीर के लोगों के साथ एक पल रहिए, आप बार बार वहां जाने के लिए लालायित हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। और ये हर एक हिंदुस्तानी की लड़ाई, ये सिर्फ हमारी सेना की लड़ाई नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है, ये हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की लड़ाई नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों हिंदुस्तानियों की लड़ाई। ये बात साफ हो जाती है। और जिस तरह से यहाँ पर आए पर्यटक ने कहा कि हम मुंहतोड़ जवाब देना चाहते थे, इसलिए हमने 9 मई को टिकट बुक करा और हमने सीधे श्रीनगर और पहलगाम का रुख किया। ये जज्बा मुझे बहुत अंदर से स्ट्रांग फील करा रहा है। अब देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्स और रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि एक हिंदुस्तानियों के अंदर कितना वो है, जज्बा है कि हम अपनी सेना के पीछे खड़े हैं। अगर सेना फ्रंट पर है तो हम पीछे उनके साथ हाथ के हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं। चक्रपाणी सर एक रिएक्शन आपका, उसके बाद मैं मनोज सर और नीति जी आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी, एक चक्रव्यूह का जवाब होता है दूसरे चक्रव्यूह से, और वो चक्रव्यूह हमने रचा है जिससे पाकिस्तान बाहर नहीं जा सकता। ये चक्रव्यूह देखिए कहां से किस तरह से रचा है। डिप्लोमेटिक लेवल पर रचा है, इकोनॉमिक लेवल पर रखा है। इंडस वाटर ट्रीटी को अगर हमने अलग कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पानी के लिए, सॉरी चक्रपाणी मेरा नाम है, लेकिन पानी के लिए वो चक्कर में ही रहेगा और चक्कर से बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक है। तीसरी चौथी बात, ये जो हमारा अवाम है, ये जो आपके पीछे हैं, ये हमारे सबसे बड़े नैरेटिव क्रिएटर्स हैं और ये नैरेटिव वो फैलाएंगे जो हम चाहते हैं। नैरेटिव ये कि हम सशक्त हैं, हमारी सेना सशक्त है, हमारी सेना आपको सुरक्षित रखेगी। एक और नैरेटिव फैलाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से, कि यहाँ पे समस्याएं हैं, फलाना हो गया। देखिए, प्लान करके, धर्म जान के आपने अगर अटैक किया है
हमने क्या किया? बुद्ध की भूमि में युद्ध करने का तरीका सिखाया है। युद्ध किया है, लेकिन वो भी बुद्ध की तरह किया है, जहां मारना था वहीं मारा है और बाकियों को सुरक्षित रखा है। इस तरह से आपने पाकिस्तान की आवाम को बताया है कि आपकी आर्मी बिल्कुल बेकार है। अनुज माथुर जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर उसको पाकिस्तान आर्मी को अगर आपने सशक्त करना, अगर आप नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकली हार जाती है पाकिस्तान आर्मी, तो पाकिस्तान एक देश की तरह से खत्म हो जाएगा। उसको करने के लिए आपके पास 3 या 4 औजार हैं। सर, पाकिस्तान चक्रपाणी जी उस मेंढक की तरह है जो एक कुएं में है, उसे लगता है उसकी दुनिया उतनी है और उसी कुएं के अंदर लगता है वो जीत गया है, और उसी कुएं के अंदर रह रहे बाकी मेंढकों को लगता है कि हमारे जो शहबाज शरीफ और असीम मुनीर वो जंग जीत चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया हकीकत और सच्चाई देख रही है। जल्दी से एक नीति जी का रिएक्शन, उसके बाद मनोज सर आपके पास आ रहा है। नीति जी, पर्यटकों को आपने सुना, वो साफ तौर जी बिल्कुल विवेक जी, यही पूरा कर लीजिए चक्रपाणी जी। बर्तन में होता है और धीरे धीरे बर्तन को गर्म करना शुरू करते हैं, मेंढक को एहसास नहीं होता है कि पानी गर्म हो रहा है, और यही हम कर रहे हैं, धीरे धीरे पानी गर्म कर रहे हैं। उसी कुएं के मेंढक को उसी के पानी में वहीं पे मारेंगे। और उसके लिए जो मैं कह रहा था, 4 औजार, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान आर्मी को आप पॉलिटिकली है ना डिफीट करें, और इस सब के लिए हम सारे के सारे जो हैं जी बिल्कुल हमने रचा है। जी बिल्कुल जी। नीति जी कुछ कहना चाह रही है? नीति जी। जी विवेक जी, मैं यही कहना चाहूंगी, जो असली चक्रव्यूह रचा है वो हमारी देश की सेनाओं ने रचा है, हमारी डिप्लोमेसी ने रचा है, हमारी पॉलिटिकल विल ने रचा है। आज आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे पर्यटकों को देख रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? जब उरी अटैक हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, जब पुलवामा अटैक हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक करी, और आज सिंदूर का बदला कैसे उनको उनके मिट्टी में मिला दिया उन उग्रवादियों को, कि मजहूर अजहर को भी चिट्ठी लेके रो के आंखों से आंसू निकाल के बोलना पड़ा, हे अल्लाह काश मैं मर जाता। पूरे के पूरे आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनकी गुम्बद में जाके जिस प्रकार से न्यूक्लियस में हिट करते हैं, वो प्रिसाइज एक्शन वो हमने किया, आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया। और साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी जिस प्रकार से नमाज़े जनाजा पढ़ती है आतंकवादियों के कब्रों के पास जाकर, वो भी हमने चेहरा विश्व को दिखाया। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि हम आतंकवाद के आकाओं और सरकारों को जो इसको संरक्षण देती हैं उनको अलग नहीं समझेंगे। टेरर और टॉक एक साथ ट्रेड के साथ नहीं चलेगी। तो किस प्रकार से जो चक्रव्यूह हमने रचा है, इकोनॉमिक लेवल पे उसको खत्म कर दिया, डिप्लोमेटिक लेवल पे खत्म कर दिया, सेना का जवाब तो उन्होंने देख ही लिया कि आज विश्व की सशक्त सेना प्रिसाइज अटैक इतना तो ना रशिया यूक्रेन की वॉर में आप देख पाए जो भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से दिखाया, और उसके बाद ये भी दिखाया कि मानवता भी हमने नहीं छोड़ी। हमने कोलैटरल डैमेज के बगैर सीधा टेरर के गढ़ में जाके, घर में नहीं जाके, उनके गढ़ में जाके नेस्तो नाबूद करके परिवार समेत उखाड़ दिया उनके जो हमने कैंप्स हैं और ट्रेनिंग कैंप्स हैं। तो ये सशक्त जो मनोबल भारत के नागरिकों का प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाया है, आज उसी मनोबल का प्रमाण आप देख रहे हैं कि वहां पे कर्नल मनोज कुमार काफी देर से वेट कर रहे हैं। मनोज सर, क्या कहेंगे आप पर्यटकों के इस रिएक्शन पर, प्रधानमंत्री के उस बयान पर? यानी देश का प्रधान भी तैयार है तो देश का आम नागरिक भी तैयार है। बस खाली नीति जी को मैं ये समझाना चाहता हूं कि देखिए, तब भी कितने झूठे लोग हैं, आज भी टीवी पे आने की उनकी हिम्मत है आईएसआई के चीफ की, और वो कहना कि जितने भी जो टारगेट भारत बता रहा है वो तो सारे सिविलियन थे, जबकि मसूद अजहर का भी बयान आ चुका, उनके नमाज जनाजा हमने देखी, वो बोलते हैं तो वो हमारे नागरिक थे, आम नागरिक थे, उनके प्रति सेना क्यों नहीं खड़ी होगी? इस प्रकार की बातें, झूठी बातें करते हैं, नैरेटिव करते हैं, तो कैसे काम चलेगा? मैं तो ये बोल रहा हूँ, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें हमेशा तैयारी बढ़ा के रखनी है, और इसके जो न्यूक्लियर बोगी के अंदर नहीं फंसना है, और हमने अपनी जो कार्रवाई है उसको, जैसे चक्रपाणी सर ने कहा, धीरे धीरे जो पानी हम गर्म कर रहे हैं उसको करना बहुत आवश्यक है। बलूचिस्तान जब तक अलग नहीं होगा, जब तक खैबर पख्तूनख्वा का अलग नहीं होगा, सराइकी रीजन अलग है। ये 2025 22 अप्रैल, मनोज सर, एक 22 अप्रैल 2025 तक का दौर था, वो भारत पाकिस्तान रिलेशन वाला अलग दौर था। 22 अप्रैल के बाद जो है वो एक नया दौर सामने आया है, वो एक दौर बहुत अलग है। एक छोटा सा रिएक्शन मिले, मैं, मेरे युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है और मैं कहना चाह रही हूँ कि ये पहलगाम बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पर आना चाहिए। हमारी टिकट वॉर से पहले की थी, लेकिन फिर भी हम लोग ने कैंसिल नहीं करी क्योंकि हम लोग को आकर देखना था। ये इतना खूबसूरत है कश्मीर, और यहाँ पे जगह जगह पे आर्मी और पुलिस वाले खड़े हैं सबके सेवा के लिए। तो बाकी पर्यटकों को, टूरिस्ट को, देश भर को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज आपका? उन लोग के लिए कि तुम लोग आओ, यहाँ पे घूम कर जाओ, यहाँ पे सब कुछ सेफ है और डरने की कोई बात नहीं है। फातिमा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है एक टूरिस्ट का जज्बा, ये है एक हिंदुस्तानी का जज्बा जो देश के प्रधान के साथ भी, देश की सेना के साथ भी, देश की सरकार के साथ भी खड़ा नजर आता है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।